स्टूडेंट्स, मैं गुरु कुमार साइंस की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। आज के इस लेक्चर में हम Q&A सेशन रख रहे हैं और Q&A सेशन में क्वेश्चन और आंसर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है और चैप्टर के क्वेश्चन है, उनको भी करेंगे और उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं वो भी हम यहाँ से सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5 वोल्ट की बैटरी से यदि किसी चालक तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है, कि 5 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं चालक तार पे और उसमें 2 एम्पीयर की धारा जा रही है, तो उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा। तो ध्यान देना, मान लो ये एक बैटरी है और इस चालक तार को लगा दिया हमने, यहाँ पे एक चालक तार है, ये बैटरी है 5 वोल्ट की और इसमें धारा कितनी जा रही है 2 एम्पीयर। तो इस चालक तार का प्रतिरोध R निकालना है। कौन सा नियम लगाओगे? ओम का नियम। और ओम का नियम क्या कहता है? ओम के नियम ये कहता है कि ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? I into R। अब हमें निकालना है प्रतिरोध, क्योंकि वोल्टेज हमें दिया हुआ है, धारा हमें दी हुई है, R निकालना है। तो R बराबर क्या हो जाएगा? I को इधर लाएंगे, बट्टे में जाएगा V upon R। आ गया ना? V का मान दे रखा है 5, 5 में 2 का भाग दे दो, कितना आएगा? 2.5 और मात्रक क्या होता है? ओम। तो इसका आंसर क्या होगा? 3, 2.5, 10 और 2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? B। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रतिरोधकता निम्न में से निर्भर करती है, मतलब प्रतिरोधकता किन बातों पर निर्भर करेगी। अब देखो, हमने चैप्टर में 2 बातें पढ़ी थी, एक प्रतिरोध पढ़ा था और एक प्रतिरोधकता पढ़ी थी। 2 बातें कौन सी थी? एक तो था प्रतिरोध और एक थी प्रतिरोधकता, जिसको हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का एक दूसरा नाम क्या था? प्रतिरोधकता। अब ध्यान देना, प्रतिरोध होता है वो तो लंबाई पर भी निर्भर करता है L पर, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है A पर, और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि पदार्थ कैसा है उसकी प्रकृति पर भी। लंबाई के लिए क्या होता है? प्रतिरोध समानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ऐसा बताया ना कि प्रतिरोध समानुपाती होगा लंबाई के, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब मैंने क्या बताया था कि विशिष्ट प्रतिरोध होता है जिसकी विशेष प्रकार का प्रतिरोध है, जिसकी लंबाई भी 1 मीटर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर। मतलब लंबाई पर भी निर्भर नहीं करेगा, लंबाई फिक्स हो गई। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर नहीं करेगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी फिक्स हो गया। तो एक विशेष प्रकार के 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है? उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। तो ना तो लंबाई पर निर्भर करेगा, ना अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे प्रतिरोध करता है, प्रतिरोधकता नहीं करेगी। तो किस पर निर्भर करेगी? केवल और केवल चालक के पदार्थ पर निर्भर करेगी, तीसरे पर, इसकी प्रकृति पर। तो ये प्रतिरोधकता का क्या आंसर होगा? ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है वोल्ट किसका मात्रक है? तो ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। इस चैप्टर में हमने कौन कौन सी राशियों के बारे में पढ़ा है, सबसे पहले हम उन्हीं से बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आवेश। सबसे पहला बात हमने आवेश पे की थी। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। बताया था मैंने स्टार्टिंग में। आवेश के बाद में मैंने पढ़ाई थी आपको विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक बताया था मैंने एम्पियर, और एम्पियर को किससे लिखते हैं? A से। फिर हमने पढ़ा था विद्युत विभव के बारे में। तो विद्युत विभव के बारे में पढ़ा था, तो विद्युत विभव का मात्रक क्या बताया था मैंने? वोल्ट बताया था। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि वोल्ट किसका मात्रक है? विद्युत विभव का। तो देखो, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विभवांतर, तो विभव और विभवांतर दोनों सेम है, इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आवेश का मात्रक अभी बताया मैंने कूलम, और चौथी इकाई यहाँ पे दे रखी है कार्य, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है ना, ये बताया था मैंने। कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? करेक्ट आंसर बी ऑप्शन, विभवांतर का मात्रक होता है। तो 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन पे। तो देखो, इनको मिटा देता हूं मैं एक बार, यहीं पर हमें स्पेस मिल जाएगा अच्छा खासा। ये बीच में इसी के लिए छोड़ा है मैंने ताकि अच्छा खासा स्पेस मिल जाए। 5वां क्वेश्चन क्या पढ़ो उसको? एक विद्युत परिपथ में 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे। 3 चालक तार है जिनके प्रतिरोध 1, 2, 3 ओम। ठीक है, श्रेणी क्रम में लगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो देखो, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध, अब मैंने आपको 2 क्रम बताए थे प्रतिरोधों के संयोजन। श्रेणी क्रम का संयोजन तुल्य प्रतिरोध इन तीनों के योगफल से निकालते हैं। RS बराबर क्या होगा? R1 + R2 + R3 से निकलता है। जबकि समांतर
हम बात करें समांतर क्रम की, तो समांतर क्रम में होता है 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, ये समांतर क्रम में निकलता है। अब इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में तीनों को जोड़ देंगे तो Rs बराबर क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 बराबर हो जाएगा 6 ओम। कितना प्रतिरोध आ रहा है 6 ओम। अब ऑप्शन देखो हमारे, ऑप्शन 1 ओम से कम, 3 ओम से कम, 1 ओम से ज्यादा, 3 ओम से ज्यादा। अब ये दे रखे हैं तो अब इस प्रकार के ऑप्शन को कैसे हैंडल करें, तो ध्यान रखना, आपको दो बातें बताने जा रहा हूं, यहां से समझना उस चीज को। हमें पता है आंसर तो इसका 6 ओम आएगा, और 6 ओम किससे ज्यादा है 3 ओम से ज्यादा है, तो ऑप्शन तो यही आना है डी ऑप्शन, 3 ओम से ज्यादा। अब ये लेते कैसे वो बताता हूं। यदि किसी संयोजन में हमें कोई भी प्रतिरोध दे रखा है और श्रेणी क्रम संयोजन दे रखा है, तो श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध उन संयोजन में उपस्थित सबसे अधिक प्रतिरोध से भी ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे क्या को तार दे रखा है ना, ये 1 ओम का दे रखा है, ये 2 ओम का दे रखा है, ये 3 ओम, ये 1 ओम 2 ओम 3 ओम। मैंने अभी क्या बताया कि श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध इस संयोजन में उपस्थित सबसे अधिक प्रतिरोध, सबसे अधिक प्रतिरोध कौन सा है 3 ओम, इससे भी ज्यादा होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या करेगा इसमें 3 ओम से ज्यादा, सीधा ही पता चल रहा है श्रेणी में दे रखा है। उल्टा बात करते हैं समांतर क्रम में, यदि यही तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो समांतर क्रम में कैसे जुड़ते हैं, 1 ओम इधर जुड़ता, फिर 2 ओम इधर जुड़ता और 3 ओम इधर जुड़ता, 1 2 और 3। अब समांतर क्रम का जो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा वो इस संयोजन में उपस्थित सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है। तो सबसे कम कौन सा है 1 ओम, मतलब 1 ओम से भी क्या आएगा इसका आंसर कम ही आएगा। श्रेणी क्रम में तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध से भी ज्यादा, और समांतर क्रम में सबसे कम प्रतिरोध से भी कम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सा था 3, तो 3 से भी ज्यादा आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में आपको उल्टा करके दे देता हूं कि श्रेणी की जगह लिख के दे देता समांतर, ऐसे लिख देता समांतर क्रम, तब ऑप्शन क्या हो जाता आपका। तो देखो 3 प्रतिरोध है समांतर क्रम में रखा है, तो सबसे कम प्रतिरोध पकड़ो कौन सा है, सबसे कम है 1 ओम, उससे भी कम, सबसे कम प्रतिरोध से भी कम, तो 1 ओम से कम आंसर क्या होगा, तब आंसर आता है ये वाला 1 ओम से भी कम। तो ऐसा समझ में कैसे करते हैं, तो हमारा चौथा क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो पांचवा क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा आती है, उस प्रत्यावर्ती धारा की आवर्ती कितनी है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, पिछले वाले वीडियो में आपने पढ़ा है, और मैंने विद्युत जनरेटर पढ़ाए थे, वहां में बताया था कि भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा आती है वो कितने हर्ट्ज आवृत्ति की आती है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति की आती है। तो सीधा सीधा आंसर होगा ये वाला बी ऑप्शन। अब रही बात कि बाकी ऑप्शन क्या है, तो बाकी ऑप्शन में ये वाली आवृत्ति कम है। अमेरिका और जापान की बात करें, यूएसए और जापान, ठीक है, यूएसए और जापान में जो प्रयुक्त होने वाली एसी है उसकी आवृत्ति कितनी होती है 60 हर्ट्ज। ध्यान में रखना, बहुत अच्छी विद्युत धारा आती है, मीटर का बिजली का बिल कम आता है, और बिजली का बिल कमाने का रीजन यही होता है कि इसकी आवृत्ति कितनी है 60 हर्ट्ज। हमारी जो ये 50 हर्ट्ज वाली भारत वाली आवृत्ति है वो एक सेकंड में कितने चक्कर लगाती है, 50 चक्कर लगाती है। इसका मतलब ये होता है, और जो अमेरिका और जापान में काम में लेते हैं वो 1 सेकंड में 60 चक्कर, हमारे से कितने चक्कर ज्यादा लगे 10 चक्कर ज्यादा लगे, और 10 चक्कर ज्यादा लगेंगे तो आने वाली बिजली होती है वो एकदम परिशुद्ध, लगभग अच्छी बिजली आती है, और मीटर का बिल भी क्या आता है कम आता है। तो ये वाली तो है जापान और यूएसए अमेरिका में, और ये वाली है इंडिया में। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से होंगे। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विभिन्न मान के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर उन्हें विद्युत स्रोत में जोड़ने पर प्रत्येक प्रतिरोध तार में क्या क्या होगा। तो ये ऑप्शन देखना है। तो हमें देखो विभिन्न मान के प्रतिरोध मतलब अलग अलग प्रतिरोध है, कौन से क्रम में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में। तो देखो ये मान लो एक है, यहां से R1 प्रतिरोध, फिर R2 प्रतिरोध, फिर नीचे R3 प्रतिरोध, इस तरीके से हमने ये R1 R2 R3 विद्युत परिपथ में जोड़ दिए, ठीक है। अब आप याद करो मैंने आपको प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन बताया था, और समांतर क्रम संयोजन में मैंने R1 R2 R3 लिए थे, अलग अलग प्रतिरोध लिए थे ना। इन प्रतिरोधों को एक विद्युत परिपथ की बैटरी B से जोड़ दें, ये बैटरी B से जोड़ दें, तो बैटरी B से जोड़ने पर यहां से B वोल्टेज यहां पे आएगा, और इन प्रत्येक प्रतिरोधों में मैंने आपको धारा बताई
रही थी धारा I1 I2 और इसमें कितनी होगी I3 बताएगी ना कि समांतर क्रम संयोजन में बैटरी का वोल्टेज क्या होता है विभव नियत होगा। विभव क्या होता है नियत, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध में धारा क्या होगी धारा होती है वो अलग अलग होती है। ये बात मैंने बताई थी समांतर क्रम में। और श्रेणी क्रम में क्या होता है श्रेणी क्रम में धारा नियत होती है विभव अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा धारा भिन्न भिन्न मान की और विभवांतर क्या होगा एक समान। तो ऑप्शन नंबर ये रहा हमारा सी ऑप्शन। देखो क्या दे रखा है कि धारा भिन्न भिन्न होगी परंतु विभवांतर क्या होगा एक समान। कौन से क्रम में समांतर क्रम में। उल्टा करते हैं यदि मान लो समांतर नहीं हो श्रेणी क्रम हो तो श्रेणी क्रम में क्या होगा तो श्रेणी क्रम में इस तरीके से जुड़े होते हैं ना एक के बाद एक प्रतिरोध एक के बाद एक इस तरीके से ये R1 मान लो R2 मान लो R3 तो इन सभी में धारा I क्या रहेगी नियत। तो श्रेणी क्रम होगा तो I तो नियत हो जाएगी और V क्या होंगी अलग अलग होंगी। ठीक है ये बात ध्यान में रखना। तो अगर यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन नाम दे दे तो हमारा ऑप्शन क्या होगा धारा तो होगी समान परंतु विभवांतर क्या होगा भिन्न भिन्न तब आ जाएगा डी ऑप्शन। ये ध्यान में रखना कौन से क्रम में श्रेणी क्रम में। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है 6। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि यदि विद्युत परिपथ में 0.5 सेकंड में 2 कूलम आवेश प्रवाहित होता है 0.5 सेकंड में कितने कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है 2 कूलम तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। अरे सीधी सी बात है विद्युत धारा का मान कैसे निकालते हो। विद्युत धारा आवेश दे रखा आपको समय दे रखा विद्युत धारा बताया था ना मैंने। विद्युत धारा I बराबर क्या होती है विद्युत धारा आवेशों के प्रवाह की दर I बराबर होती है Q/T। पहले ही वीडियो में बताया था। तो देखो Q का मान कितना दे रखा है Q का मान दे रखा है 2 कूलम। तो ये लो 2 बटे में सेकंड समय कितना दे रखा है 0.5 सेकंड। यहाँ पे 0.5 पॉइंट रहेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 10 बटे 5। 5 से इसको काटो 2 और 2 को 2 से गुणा कर लो कितना आ जाएगा 4 एम्पीयर। तो विद्युत धारा कितनी आएगी 4 एम्पीयर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं विद्युत धारा निकाल सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला देखो विद्युत के उष्मीय प्रभाव पर आधारित युक्ति नहीं है। अब उष्मीय प्रभाव मतलब क्या है कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव मतलब धारा प्रवाहित करने पर क्या होना चाहिए ताप आना चाहिए तो वो उष्मा मिलेगी और उष्मा मिलेगी तो वही क्या है उष्मीय प्रभाव है। तो देखो देखते हैं हीटर को हम बिजली में लगाते हैं तो हमें हम क्या कर सकते हैं उसमें तप सकते हैं वो हमें उष्मा देता है। तो ये वाली युक्ति आधारित है। ठीक है। फिर प्रेस में बिजली में लगाते हैं गर्म होती है गरम लगती है ना तो वो भी उष्मा देती है ये भी उष्मा देती है। ठीक है। फिर टोस्टर। अब टोस्टर क्या होता है इसके बारे में बताता हूं। टोस्टर होता है जैसे आपने बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां पे समोसा कचौरी ठंडे मिलते हैं ना तो समोसा कचौरी का नाम लेते हैं मुंह में ला रहा है। ठीक है। सलाइवा निकल के आ रहा है कि अभी खा के तो खा लेना कोई बात नहीं समोसे कचौरी खाते रहना। अब यहाँ पे देखो टोस्टर होता है वो ठंडे खाने को गर्म करने के लिए काम में लेते हैं। माइक्रोवेव ओवन होता है तो गर्म करने वाली चीजें वही उष्मा से गर्म होगी तो ये भी कार्य करता है। अब रही बात रेफ्रिजरेटर की तो रेफ्रिजरेटर काम नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डी। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है कार्नो इंजन। कार्नो इंजन होते हैं ना कार्नो इंजन बनते हैं जिसमें उष्मीय प्रभाव नहीं होगा। कार्नो इंजन होता है शीतलक के रूप में। तो कार्नो इंजन के आधार इस पे बेस्ड होते हैं रेफ्रिजरेटर। तो इनके बारे में देखेंगे बाद में। ये बड़ी क्लासों में चलता है तब जाके पढ़ेंगे। 11वीं बारे में जाओगे तो कार्नो इंजन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ोगे फिजिक्स में। अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है एक विद्युत बल्ब पर 100 W 220 V लिखा है तो इसका मतलब क्या है। अब देखो W का मतलब क्या होता है 100 W लिखा हुआ है। W का मतलब होता है W फॉर वाट और वाट किसका मात्रक है शक्ति का। किसका मात्रक होता है शक्ति। इसका मतलब क्या है कि इस विद्युत बल्ब की शक्ति कितनी है। इस विद्युत बल्ब की शक्ति है वो है 100 वाट जबकि यहां पे लिखा हुआ है V। ठीक है 220 V लिखा हुआ है इसका मतलब V फॉर वोल्ट। V फॉर होता है वोल्ट और वोल्ट का किसका मात्रक होता है विभव का मात्रक होता है। इसका मतलब 100 वाट तो इसकी शक्ति और इसका जो विभव है वोल्टेज है वो कितना है 220 वोल्ट। कि ये विद्युत बल्ब है वो 220 वोल्ट पे जलेगा 220 वोल्ट पर काम करेगा और इसकी जो शक्ति होगी वो कितना है 100 वाट। इसका मतलब ये जो बल्ब है वो विद्युत खर्च करेगा वो 100 वाट विद्युत खर्च करेगा। तो ये इसकी शक्ति होती है। इसका अभिप्राय यही होता है।
तो ये हमारा क्वेश्चन का जो सेक्शन था वो 9 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं इस सेक्शन में। ये जो आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो क्वेश्चन बेस्ड है, जो आपके बुक के जो क्वेश्चन आंसर है वही मैंने लिए हैं, वही मोस्टली आपको बताए। कुछ क्वेश्चन छोड़े थे मैंने इनमें से, तो वो क्वेश्चन जो छोड़े वो आप ट्राई करना, खुद ट्राई करोगे तो ट्राई करने से आपको समझ में आएंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस से बनेंगे। नहीं है तो कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन के आंसर दूंगा। हमारा जो चैप्टर है वो इसी लेक्चर के साथ में एंड करते हैं। कल से जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे हमारे, वो नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट होगा उस चैप्टर के बारे में बता देता हूं मैं आपको। वो होगा हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो इस चैनल पे मिलते रहेंगे, साइंस से रिलेटेड और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।